हेलो एवरीवन, क्या हाल है बच्चों। तो आज हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 है। जैसा कि बच्चों हमने इससे पहले लोकोमोशन और हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये लास्ट 2 चैप्टर बचा है और ये लेक्चर नंबर 1 में शायद ये कंप्लीट हो जाए। मतलब 2 लेक्चर लगेगा, 2-3 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर आज कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों। तो हाँ बच्चों, जैसा कि ये लेक्चर नंबर 1 होने जा रहा है और एनसीईआरटी देखते हुए मतलब हम हमेशा अभी जितना पढ़ाए हैं चैप्टर एनसीईआरटी तो लाइन बाय लाइन लेते हुए पढ़ाते हुए चला हूँ बच्चा। बस एक ही आपसे उम्मीद किया हूँ कि वो एक्सेप्ट मैंने क्या किया है कि वो एक्सपेक्ट यही किया है कि आप लोग पढ़ने के बाद लेक्चर देखने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ोगे। अगर पढ़ोगे बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बच्चा इसमें आप ही तो दिक्कत होगी आगे चल के। इसीलिए बोला जा रहा है अभी से, आप अगर नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि ये समय है। यही कर लोगे तो फिर हमेशा तुम अच्छे रहोगे। लेकिन अगर आज एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो तो आगे दिक्कत होने वाली है। इसलिए बच्चा अभी जनवरी चला है, हाफ जनवरी बीत चुका है। ऐसे ऐसे समय समय बीतते बीतते 7 मई आ जाएगा, पेपर का डेट आ जाएगा, टेंशन बहुत हो जा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे और इन दी लास्ट तुम्हारा नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी समय है, अभी जूझ लो उस चीज़ के लिए। ठीक है। जैसे कि बच्चों अभी तक अगर आप लोग इस टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन हुए हैं, सुपर क्लासेस डॉट 123, ये हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो लीजिए। सारा नोट्स, सारा शॉर्ट नोट, इसके बाद बच्चा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ तुरंत शॉर्ट नोट पे हम चले जाएंगे। शॉर्ट नोट जो आप लोग तुरंत 1 घंटे में या 30 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लें। ठीक है बच्चों। ये तो लेक्चर था, उसके बाद रिवीजन अलग से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 12th स्टार्ट हो चुका है, 12th का मैंने एनसीईआरटी स्टार्ट कर लिया हूँ। उसमें मात्र एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज चलेगा, मात्र एनसीईआरटी नोट्स नहीं रहेगा उसमें जो अब चलने जा रहा है। ठीक है बच्चों। तो इसीलिए आत्म मोटिवेशन क्या है, राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष से जो चलता है वो ही संसार तो बदलता है भैया। जो संघर्ष करेगा वही संसार तो बदलेगा। जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूरज बनकर वही उभरेगा, वही चमकेगा। इसलिए अभी समय है, अभी तुम्हें सूरज की तरह चमकना है तो मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। रातों रात तुम्हें जूझना पड़ेगा, जंग जीतनी पड़ेगी, तभी सूर्य बनकर चमकोगे। नहीं तो तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। कुछ नहीं, जिस तरह तुम अब की बार सोचे हो कि इस साल नहीं अगले साल पढ़ूंगा, फिर अगले साल बोलोगे इस साल नहीं अगले साल पढ़ूंगा, फिर यही बोलते यही तुम चलते चलते एक तुम्हारे नाम पे डब्बा लग जाएगा, तुम ड्रॉपर हो और जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इन दी लास्ट अभी समय है, तुम चल सकते। मोटिवेशन का पर्पज एक ही है, क्योंकि वो चीज़ तुमसे करवाना है मुझे। यहाँ पे हजारों लोग देखो, रियलिटी फैक्ट ये है कि यूट्यूब पे कंटेंट बहुत है, लेकिन पढ़ने वाले के लिए जो कंटेंट चाहिए वो सही से पढ़ नहीं पा रहा है आदमी। तुम चाहे मेरे पास ही पढ़ो तो वो कंटिन्यू पढ़ो, तुम कहीं पे भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ो। ना कि आज तुम यहाँ पढ़ रहे हो कल तुम दूसरे प्लेटफॉर्म पे। इसमें क्या होता है, तुम्हारा जो एक पीरियड रहता है, मतलब तुम्हारा एक कहीं कॉन्सेप्ट बन ही नहीं पाएगा। भाई वो दूसरे मेथड से पढ़ा रहा, हम दूसरे मेथड से पढ़ा रहे हैं, कोई और दूसरा मेथड से पढ़ा। इसलिए जहाँ पे भी पढ़ो वहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करके पढ़ो, कॉन्स्टेंट पढ़ो। ठीक है। देखो, क्लास 11th वाले बच्चों जो अभी तक पढ़ रहे हैं वो अपना बेस मजबूत करना शुरू कर दें। मैं ये हमेशा कहता आया हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि नीट आप लोग को भी देना है। ठीक है। अब देखो, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। देखो इसमें क्या होता है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होता है। न्यूरल मतलब जो हमारे मस्तिष्क से हमारे जितने भी कंट्रोल होता है, मस्तिष्क मतलब हमारे जितने भी ब्रेन से तो रिलेटेड वर्क होते हैं, वही सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। कंट्रोल मतलब ये होता है कि जो हमारा, अब तुम बड़े हो जाओ, अब तुम्हें मालूम चल जाता है कहाँ पे हंसना है, कहाँ पे रोना है, कहाँ पे पढ़ना है, कहाँ
पे लिखाई करना है, तो वो तुम्हारा ब्रेन सिस्टम कंट्रोल करता है तुम्हारे शरीर पे। और तो कोऑर्डिनेशन मतलब तुम्हारा वर्क कैसे है, हर कोई चीज़ कर रहे हो तो तुम्हारा वर्क कैसे है। वर्क करने का मतलब ये है कि तुम खेल रहे हो तो तुम्हारा हाथ चलना चाहिए बल्ले के लिए तुरंत मारना चाहिए, तो तुम्हारा तो कोऑर्डिनेशन कैसे है, जहाँ पे तुम्हें बढ़िया पढ़ना है, जहाँ पे तुम्हें उस टॉपिक को हटाना है, तो तुम्हें तो ऑर्डिनेशन जो तुम वर्क करते हो उस पे हमें ध्यान देना है। तो ये सारा रिलेटेड सब ब्रेन से ही है, ठीक है। देखो हमारी बॉडी में ऑर्गन भी है, ऑर्गन प्रेजेंट है बाई लिम्फ ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट है कि नहीं। और ऑर्गन सिस्टम तो ऑर्डिनेटेड वे में रखना पड़ता है, तो ऑर्डिनेटेड वे में रखना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा ये बताओ, अगर तुम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं सही से रखोगे तो वो तुम्हारे लिए दिक्कत बनाएगा कि नहीं। किसी तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, वॉमिटिंग आएगा, डायरिया हो जाएगा, तो ये सारी बीमारियां हो जाती। अब जैसे लंग्स में अगर तुम्हारा वो नहीं सही रहा, लंग्स सही नहीं रहा, तो क्या क्या बीमारियां हो सकती। अस्थमा, CO2, COD, तो ये सारी दिक्कत होती है। अब हार्ट की बात कर दिया जाए तो वहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। वहाँ पे आप लोग तो क्या हो सकता है भाई, हाइपरटेंशन ले लो, या हमारा जो हार्ट है वो फेल हो जाता है। ये सारी चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमें बोलता है हमारे बॉडी के ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम तो कोऑर्डिनेट वे में रखना पड़ता है, ठीक है। अब देखो होम्योस्टैटिस एक नाम दिया जाए, होम्योस्टैटिस ये होता है जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर तो मेंटेन करते थे। क्या भैया फिर से बोलो, जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर तो मेंटेन कर सकता है उसी तो हम बोलते हैं होम्योस्टैटिस, ठीक है। देखो जब हम फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क मतलब हम जैसे रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, कोई भी चीज़ ऐसा वर्क कर रहे हैं जिसमें फिजिकल वर्क हो रहा हो, उसमें मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन होता है। अच्छा जब तुम लगातार भारो, लगातार फंसो, तो तुम्हारे एक बार थकावट आने लगती है, फिर तुम्हारा पैर बोलता है रुक जा, अब नहीं हो पाएगा। तो तुम्हारे मसल की डिमांडें बढ़ जाती है, मसल तुम्हारा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, तुम्हारे अंदर क्या लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने लगता है, ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। तो महसूस होती है कि नहीं भैया, हाँ महसूस होती है। अच्छा ये बताओ, ये कहानी है, बस कहानी के रूप में बस थोड़ा समझो। कहानी तो ये है, बस सिंपल सा फंडा ये है। ये क्या है आपका हार्ट, ये क्या है हार्ट, ये क्या है लंग्स, और ये क्या है हमारा स्टेटी सिस्टम का पार्ट है जिसे हम बोलते हैं किडनी, ठीक है। अब देखो हुआ क्या कि अब जो लोग तो बोलता है, मैं तुम लोग तो अभी कहानी सुनो, बोलता है मैं हार्ट तो पहले किडनी, पहले लंग्स बोलता है मैं तुम लोग के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचाऊंगा। पहले ये बोलता है कि ना मैं हम तुम लोग के पास ना ऑक्सीजन नहीं पहुंचाएंगे, मुझे क्या मिलता है बदले में, मुझे तुम लोग क्या देते हो। वो बोलता नहीं मत पहुंचाओ, लेकिन ये बात जान जाओ, अगर तुम मुझे नहीं पहुंचाओगे तो तुम्हारे अंदर से जितने भी ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा वो मैं नहीं करूँगा। तो भैया बोले अच्छा अच्छा तुम नहीं करोगे, ठीक है तब तो पहुंचाना पड़ेगा भाई। क्योंकि भाई अगर ये इतना काम नहीं करेगा तो क्या ये इतना काम करेगा, नहीं करेगा। तो दोनों में संबंधी हो जाती, भैया तू मेरा काम करेगा, मैं तेरे तो ऑक्सीजन दूंगा, तू मेरा सर्कुलेशन काम करना, जो हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मेंटेन करना, ठीक है तुम्हारा काम। अब फिर हार्ट किडनी से बात होती है, अच्छा मैं तेरे तो क्यों पहुँचाऊँ भैया, तो मतलब किडनी हार्ट बोल रहा है हमारे किडनी से, मैं तेरे तो क्यों पहुँचाऊँ, तू मुझे क्या बदले में देता है, बदले में तू मुझे क्या देता है। तो लंच किडनी क्या बोला कि भैया ऐसा है तुम मुझे नहीं पहुँचाओगे तो तुम्हारे अंदर तो ना कुछ हमारे CO2 तो ले जाने का वर्क भी स्टेटी सिस्टम का ही होता है, तो मैं भी नहीं करूँगा। तुम्हारे अंदर पॉइजनस गैस बनेगा और तुम्हारे अंदर तुम्हारा जो फंक्शन होगा, हमारा भी मतलब तुम्हारा तो उसी के अंदर हम भी आते हैं, हम भी मरेंगे तुम भी मरोगे। इसलिए तुम्हें पहुंचाना पड़े, तुम्हें अगर अपना स्टेटी सिस्टम हटाना पड़ेगा, मतलब अगर तुम्हें जितना पॉइजनस गैस हटाना पड़ेगा तो तुम्हें हमें ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ेगा। तो बोला अच्छा ये बात है, तब तो लो तुम भी ले लो, और ये तुरंत इतना जितना भी जितना भी CO2 हो या हमारे जितने भी हार्मफुल गैसेज होते हैं वो
बाहर चल देता है। तो भैया ये इन दोनों से संबंध हुआ। इससे तुम्हें क्या मालूम पड़ा? इससे तुम्हें ये मालूम पड़ा कि जो हमारा हार्ट है या कोई भी हमारे शरीर में ऑर्गन है, वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक दूसरे के बिना अधूरे का मतलब ये होता है कि ये दोनों कोऑर्डिनेटेड वे में हैं। ये दोनों एक कोऑर्डिनेटेड वे में है। अगर हार्ट अगर किसी को ब्लड नहीं पहुंचाएगा तो सब में ब्लड बनना बंद हो जाए, इसकी वजह से डेथ हो सकती है। अगर लंग्स ऑक्सीजन नहीं पहुंचाए तो जितने भी हमारे ऑक्सीजन की वजह से हमारे जितने भी ऑर्गन वर्क करते हैं, या हार्ट बीट ऑक्सीजन की वजह से जो हमारा हार्ट बीट धड़कता रहता है, ऑक्सीजन आता है, सिस्टोल होता है, वो भी होना बंद हो जाए। तो वो बोलता है नहीं ठीक है। इसलिए इसका ये मतलब होता है कि तुम्हारा जो ये वर्क है सब आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में हो रहा है। समझ में आया? भाई समझ में आई ये पूरी कहानी? कहानी समझ में आई पूरी? कहानी सुनाने का मतलब ये था कि भैया कहानी में मत डूबे रहो, उस चीज़ तो समझो। चलो, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? हार्ट बीट रेट बढ़ा देगा तब। ये तो भैया मैं जनरली तुम फिर बोलो नहीं, जब एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारा हार्ट बीट रेट बढ़ जाता है। अच्छा, हार्ट बीट रेट बढ़ने लगता है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ने लगता है। फिर से बोलो भैया, कार्डियक आउटपुट बढ़ने लगता है। अच्छा ये बताओ, जब तुम दौड़ते हो तो उसमें हार्ट फोर्स कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज़ी से होने लगता है। कभी हार्ट दौड़ते दौड़ते अचानक रुको और तुम अपने सीने पे हाथ रखो तो धक धक आवाज़ सुनाई देती है कि नहीं? तो हार्ट फोर्स जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर देता है और फिर उसकी वजह से बीपी भी हाई होती है, ब्लड फ्लो तेज़ी से होने लगती है हमारे शरीर में। अच्छा वैसे नॉर्मल की तरह चलते रहो तो तुम्हारे ब्लड में जो होता है वो नॉर्मल की तरह वर्क करे, लेकिन जब तुम एक बार चलो तो तुम्हें मालूम लगता है ना, दौड़ के आओ तो तुम्हें लगता है हाँ पूरा ब्लड फ्लो होने लगा, तुम एक्टिव हो जाते हो, उस समय तुम्हारी बॉडी एक्टिव हो जाती है। अब देखो यही ठंडी आ रही है और ठंडियों में सब लोग क्या नाम है, रजाई में पड़े पड़े ऐसे ही इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। लेकिन जो बराबर एक्सरसाइज चलता है या बॉडी तो मेंटेन करता है, फिजिकल वर्क करता है, उसका बॉडी देखना कि उसका ऐसा मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो उसे ठंडी लग रही है। रही बात तो यही बात, ठीक है। इसके वजह देखो मसल्स में क्या होता है, मसल्स में क्या होता है, ये सारी चीज़ पहुंचा देता है तो ग्लूकोज की क्वांटिटी अधिक हो जाती है मसल्स में। मसल्स की बात कर रहा है, ग्लूकोज की क्वांटिटी अधिक हो जाती है। अच्छा भाई तो क्या, तभी हम भी सोचे हमारा ग्लूकोज की क्वांटिटी अधिक हो जाए, ऑक्सीजन की क्वांटिटी अधिक हो जाती है। और जब ये दोनों ज़्यादा अधिक होते हैं तो भैया स्टेटिव वेस्ट भी तो ज़्यादा होगा, और स्टेटिव वेस्ट अगर ज़्यादा होगा तो हार्मोन्स भी तो ज़्यादा बनेंगे, हार्मोन ज़्यादा बनेंगे तभी तो स्टेटिव वेस्ट तो निकाल पाएंगे। बात समझ में? बात समझ में आया भाई इतनी बात? अब चलो देखो, जब हम एक्सरसाइज कर दें, एक्सरसाइज कर लें, मतलब एक्सरसाइज कर लेने में का मतलब ये होता है कि जब तुम एक्सरसाइज करते आ जाओ, एक्सरसाइज करते आ जाओ, व्हेन एक्सरसाइज स्टॉप कर दो, अब नॉर्मल नॉर्मल फंक्शन, तो ऑल सिस्टम विल बी नॉर्मल। क्या ये बताओ, जब तुम एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारा हार्ट बीट हमेशा तेज रहेगा? जब तुम नॉर्मल हो जाओगे, थोड़ी देर ऐसे बैठ जाओगे, पानी पी लोगे, वाटर ले लोगे, तो तुम्हारे अंदर ऑक्सीजन फिर से वापस आ जाए, तो क्या तुम्हारी बॉडी उसी कंडीशन में रहेगी कि नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी? भाई नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या समझे, जो हमारी बॉडी है वो तो ऑर्डिनेटेड वे में वर्क करती है, और जो थी वो मेंटेन कैसे करती है, नर्वस सिस्टम तो मेंटेन करती है, नर्वस सिस्टम तो मेंटेन करती है। दी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज नोन एज दी न्यूरॉन्स। क्या होता है भैया, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज नोन एज दी न्यूरॉन। अब देखो देखो, जो न्यूरॉन होता है वो हमारा पॉइंट टू पॉइंट वर्क करता है कि नहीं? भाई तुम्हारा स्टिमुलस पॉइंट टू पॉइंट जाता है कि नहीं? हाँ, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, तभी तो भी तुम्हारे दर्द होता है तो क्या पूरे शरीर में दर्द होने लगता? नहीं, थोड़ी जहाँ चोट लग जाती है तुम्हें, थोड़ी जहाँ दर्द होती है तो पूरे जहाँ दर्द होती है नहीं। तभी तभी तुम्हारा, तुम कभी कभी देखते हो जो ऐसा तुम्हारे साथ होता है, मैं तो मेरे साथ हमेशा हुआ है कि कभी कभी मैं बैठा रहता हूँ तो मेरा पैर अटड़ जाता है तो फिर मुझे दर्द होने लगती है। तो क्या ये हमेशा होता है कि शॉर्ट टर्म, तो समय के लिए ही तो होता है ये चीज़। और ट्विच रिस्पॉन्स, कभी कभी तुम्हें कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो तुम्हें आता रहे तो तुम्हारा तुरंत ट्विच रिस्पॉन्स हो जाता है। तो ये सारा चीज़ किससे मदद से होती है? न्यूरॉन की मदद से, न्यूरॉन की ही मदद से। तुम अगर तो जैसे हम तुमसे पूछे तुमने कहाँ डायरिया पढ़ा था, तो तुम्हारा न्यूरॉन तुरंत जाते
रिस्पॉन्स देगा कि ये हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पढ़े थे, डायरिया। तुमसे पूछा जाएगा अस्थमा, तो तुम्हारे माइंड में तुरंत न्यूरॉन जाएगा, न्यूरॉन से तुरंत रिस्पॉन्स आएगा कि ऐसा है कि हम ये ब्रीथिंग में पढ़े थे। तो ये सारा चीज़ रिस्पॉन्स तुरंत हो जाएगा। शॉर्ट लिफ्ट होता है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट वर्क होता है। और शॉर्ट लिफ्ट का मतलब ये होता है जो हमारा न्यूरॉन होता है वो हमेशा शॉर्ट। अच्छा, तुम्हें अगर पिन चुभोया जाए, पिन मतलब अगर बाइट किया जाए, या तुम ये समझ लो मॉस्किटो जब, या तुम्हारे जो मच्छरें हैं थोड़ी बाइट करती हैं तुम्हारे शरीर पे, तो क्या तुम्हें हमेशा महसूस होता रहता है हर समय कि भाई हाँ चींटी काटा? भाई वो तुरंत लिए रिस्पॉन्ड करता है, वो तुरंत रिस्पॉन्ड करते वो शॉर्ट टाइम से चला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैंने पहले ही बता दिया। स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन्स, ये मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बात बता दिया था, ठीक है। अब देखो नर्वस सिस्टम एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। देखो मैं स्पीड में थोड़ी पकड़ रहा हूँ, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो होता है एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है और हेल्प किसमें चलता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वे में। नर्वस सिस्टम एक कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन सिस्टम होता है जो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। और विद द फैशन ऑफ द सिंक्रोनाइज्ड फैशन, सिंक्रोनाइज्ड फैशन मतलब ये होता है वो साथ साथ वर्क करता है। जो हमारा बॉडी तो वर्क कर रहा है, लेकिन बॉडी में क्या न्यूरॉन जब चलते हैं, न्यूरॉन चलते हैं तो क्या सब काम रुक जाता है? नहीं, वो भी अपना काम चलता रहता है। माइंड रुक जाता है थोड़ी देर की, तुम्हें चुभा है तो अब कोई काम नहीं कर रहे हो भाई, तुम बोल रहे हो तो वो भी तो काम हो रहा है साथ साथ में ना, तो वो साथ साथ में फैशन में चलते रहते हैं, ठीक है। या तुम्हें मान लो तुम्हें कोई चींटी काट लिया तो तुम्हारा थोड़ी देर के लिए हार्ट बीट रुक जाता नहीं? भाई वो रुक जाएगा तो तुम भी रुक जाए, समझो। देखो न्यूरॉन जो होता है वो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होता है। ये क्या करता है, न्यूरॉन क्या करता है, जब तुम्हें कोई पेन लेते तो बाइट कर दे या चुभा दे थोड़ा, तो तुम्हारा वो न्यूरॉन डिटेक्ट कर लेता है कि यहाँ पे मुझे चुभा हुआ लग रहा है। रिसीव करता है, रिसीव क्या करता है? स्टिमुलस, स्टिमुलस जहाँ पे तुम्हें चींटियाँ काटी हूँ वहाँ का डिटेक्ट करके रिसीव कर लेता है, और रिसीव करने के बाद वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर देता है। भाई तुम्हारे अगर मान लो सर पे चोट लग जाए तो तुरंत वहाँ पे स्टिमुलस जाएगा, न्यूरॉन्स वहाँ से रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद पहले डिटेक्ट करेगा फिर रिसीव करेगा क्या स्टिमुलस, तो फिर रिस्पॉन्ड कर देगा कि भाई अब तुम्हारे खून ज़्यादा बह रहा है, तुम जाते पहले इसे इसका इलाज करवाओ, या तुम जो भी उपचार वर्क होता है मेडिसिन खाओ, या तुम्हें जो भी खाना जैसा भी हो, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्ड कर देता है। अब नर्वस सिस्टम जो था पहले फाइलम में थे, फाइलम में ऑप्शन था पोरीफेरा में जो था नर्वस सिस्टम ऑप्शन था। अब हाइड्रा की बात किया जाए तो हाइड्रा में प्रेजेंट था, लेकिन जो चीज़ पहले पाया जाता है वो सिंपल होता है, लेकिन हम लोग की बात किया जाए तो हम लोग कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। तो सिंपल नर्वस सिस्टम हमारा हाइड्रा में पाया जाता है। भैया फिर से क्वेश्चन सुनो, सिंपल नर्वस सिस्टम किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में। इंसेक्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड वे बट सिंपल नर्वस सिस्टम। अब सुनो यहाँ की बात कर रहा है, जो इंसेक्ट की बात किया जाए तो वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बट उसमें भी क्या पाया जाता है? सिंपल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। इंसेक्ट की बात किया जाए वो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, लेकिन उसमें भी कैसा नर्वस सिस्टम पाया जाता है? सिंपल। अब देखो वर्टिब्रेट की बात किया जाए तो वर्टिब्रेट जो होते हैं वो मेरा हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, हाईली ऑर्गेनाइज्ड। वर्टिब्रेट हम ही लोग तो हैं, वर्टिब्रेट में तो हाईली हाईली ऑर्गेनाइज्ड। अभी तो जो सिंपल थे तो वो इनवर्टिब्रेट है, लेकिन अब वर्टिब्रेट की बात कर लिया जाए तो ये हायर ऑर्गेनाइज की बात कर रहा है। हायर ऑर्गेनाइज का मतलब हायर ऑर्गेनाइज की बात कर रहा है। तो कोई चीज़ जब पहले पाया जाता तो वो हमारा कैसा था? सिंपल था, लेकिन जब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती आती है तो हम लोग में कैसा नर्वस सिस्टम पाया जाए? कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम। कैसा पाया जाए भैया? कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम पाया जाता। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात कर दिया जाए तो ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है मैं एनसीईआरटी पढ़ा लूँ फिर उसके बाद एज वी नो एज वी नो ओहो सॉरी एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं फंक्शन ऑफ द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी। हमारे अंदर हमारे फंक्शन में ऑर्गन भी आते हैं, ऑर्गन सिस्टम में भी आते हैं हमारे बॉडी के अंदर। मस्ट भी तो ऑर्डिनेटेड वे में होते हैं, और जो कि मेंटेन करता है होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस ये नाम दिया जाए तो एनसीईआरटी में, वहाँ पे होम्योस्टैटिस इथोलॉजी में दिया हुआ है कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने को ही बोलते हैं होम्योस्टैटिस, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन कैसा प्रोसेस? कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ
वन अनदर, मतलब ये बोला है एक दूसरे के बिना। मैंने बोला क्या, जो लंच है वो हर्ट के बिना अधूरा है और हर्ट है वो लंच के बिना अधूरा है। तो मतलब कोऑर्डिनेशन क्या बोल सकते हो, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच टू और मोर ऑर्गन, मतलब स्टेटिक सिस्टम, हमारा हार्ट हो गया, हमारा लंग्स हो गया, हमारा जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाए, तो अलग अलग जैसा ऑर्गन है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते और कोऑर्डिनेशन वे में वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज मतलब जब तुम कहीं मान लो जंपिंग कर रहे हो, ये सारी चीज़, तो वहाँ पे एनर्जी की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है कि कम बढ़ती है। जब तुम कोई एक्सरसाइज करते हो तो तुम रनिंग करते हो तो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है कि कम, ज़्यादा चाहिए होती है। क्योंकि क्यों ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मसल्स जो होती है वो इंक्रीज करती हैं उसकी एक्टिविटी, मसल की एक्टिविटी वो इंक्रीज हो जाती है। हमेशा भागते रहो भागते रहो भागते रहो तो तुम्हारे पैर का जो मसल्स हो जाए एक बार तुम्हारा दर्द हो जाता, क्यों, वो मसल की एक्सरसाइज या मसल की एक्टिविटी वो इंक्रीज होती है। और इंक्रीज होने का मतलब ये है कि उसे बराबर एनर्जी मिलती जाए, तो उससे जो मसल्स होता है वो बराबर बढ़ते हैं। अगर उतनी एनर्जी मसल तो हमारे नहीं मिली थी तो क्या वो वर्क करेगा, नहीं करेगा। तो जब हम कोई चीज़ फिजिकल वर्क मतलब रनिंग जंपिंग एज भी ईटीसी जितना भी तुम वर्क करते हो, तो वहाँ पे तुम्हें मसल तो क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तभी तो वो वर्क सही से परफॉर्म कर सकती हैं। इस वजह से अच्छा जब तुम भागते रहो तो ऑक्सीजन की कमी पड़ती है कि नहीं, फिर वही बोला दी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो इंक्रीज है भैया। जब तुम्हें लगता है कि हाँ अब हम थक गए, बगल वाले भैया बोलते हैं और चलो यार भाजो, अभी तो तुम कहाँ भाजे, लेकिन बोले नहीं भाई अब थक गया हूँ, अब मुझसे चला नहीं जाएगा, अब मुझसे दौड़ा नहीं है, क्यों, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की भी सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ती है, डी इंक्रीज सप्लाई बोलता है दी इंक्रीज सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन नेसेसरी एज इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अगर तुम्हारा ऑक्सीजन तो बढ़ा दिया जाए, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो तुम सांस लेते हो तो उसका भी इंटेलिजेंट रेस्पिरेशन का मतलब तुम समझ रहे हो। मैं ब्रीथिंग में भी ये रेस्पिरेशन का वर्ड बोला था, जब हमारा जो फूड का ऑक्सीडाइज होते एनर्जी के फॉर्म में बदल दे, वही भाई अदर तो ही हमारा फूड है। जैसे हमारा प्रोटीन लो, उसे ऑक्सीडाइज करते हमारा एटीपी में नहीं कन्वर्ट हो जाए, तो तुम्हें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एनर्जी बढ़ाने के लिए तुम्हें रेट ऑफ रेस्पिरेशन का भी इंक्रीज होना पड़ता है। और बोला हार्ट बीट एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो, भैया इंक्रीज ब्लड फ्लो मतलब जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब उच्चारे बोला व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप, अब बोला अब फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप कर दिया जाए तो दी एक्टिविटी ऑफ नर्व लंग्स हार्ट किडनी, नाम ले लिया जो वो ऑर्गन की बात कर रहा था, नर्व लंग्स हार्ट किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन, और फिर वो वापस कंडीशन में आ जाते हैं, नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। दस द फंक्शन ऑफ द मसल्स लंग्स हार्ट ब्लड वेसल किडनी एंड अदर ऑर्गन आर कोऑर्डिनेटेड वे वाइल परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइज। जब देखो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे थे तो एक दूसरे से जो हमारे ऑर्गन सिस्टम थे वो कोऑर्डिनेटेड वे में परफॉर्म हो रहे थे कि नहीं। अब बोला इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेटेड वे एंड इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गन सो दे फंक्शन आर दी सिंक्रोनिक फैशन। इसलिए जो हमारा लंग्स है, हार्ट है, किडनी है और नर्व है, ये सारे वर्क साथ साथ अपने काम करते रहते हैं। क्या तुम दौड़ रहे हो तो तुम्हारी एनर्जी बनना बंद हो जा रही है, नहीं, वो भी अपना चलता रहेगा। क्या तुम्हारा ब्रीथिंग रेट कम हो जाएगा, या बोले जाती है अब तुम भाग लो, अब फिर उसके बाद एटीपी बनाओ, जब फिर उसके बाद तुम भागना, ऐसा नहीं होता ना, वो साथ साथ बनाता चलता है ना, यही होता है ना। अब चलो फिर देखो डी डी न्यूरल, ओ भाई क्या हो जाता, चलो देखो दी न्यूरल सिस्टम, हाँ दी न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क टू पॉइंट कनेक्शन ऑफ अ ट्विट कोऑर्डिनेशन। अब जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन किसकी यूनिट होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज नोन एज दी न्यूरल सिस्टम। न्यूरॉन बोलते हैं भैया, जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है उससे हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। और ये पॉइंट टू पॉइंट वर्क चलता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, जो कि स्विच कोऑर्डिनेशन वे में वर्क करता है। दी इंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड, अब ये क्या प्रोवाइड करता है, टेम्परल इंटीग्रेशन, जो कि अगले चैप्टर में तुम पढ़ोगे, थ्रू हार्मोन, ये किसके थ्रू चलता है, हार्मोन की तरह। बोला इन दिस चैप्टर यू विल लर्न
अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। इस चैप्टर में तुम क्या क्या पढ़ने वाले हो? अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन। मैकेनिज्म पढ़ने वाले हो। क्या भैया? मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हो आप। न्यूरल कोऑर्डिनेशन लाइक ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा जब तुम किसी तो मतलब अगर मॉस्किटो तुम्हें बाइट कर जाए तो तुम्हारा इम्पल्स जैसे ब्रेन के पास पहुंच जाता है, तो ये सारी चीज़ ट्रांसमिशन होता है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद बोला इम्पल्स कंडक्शन अक्रॉस अ सिनेप्स। सिनेप्स होता है जंक्शन बिटवीन दी, जो हमारा दो बीच में एक जंक्शन पड़ता है उसे तो हम बोलते हैं सिनेप्स। एंड फिजियोलॉजी ऑफ द रिलैक्सेशन। जिस तरह हमारा बॉडी वर्क करता है, कोई चीज़ अगर हमारा कोई चीज़ हमारा टच हो जाए, जिस तरह अभी तुम गर्म पानी छू दो उसके बाद हमारा बॉडी तुरंत उस चीज़ से तुरंत हाथ हट जाता है। क्यों हट जाता है? क्योंकि उसमें ये रिफ्लेक्स एक्शन आ जाता है, तुरंत रिस्पॉन्स कैसे चलती है हमारी बॉडी हर चीज़ को। ठीक है। पीएनएस का पूरा नाम बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। पीएनएस का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यही है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आल्सो मे बी टू टाइप। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आल्सो टू टाइप। अभी ये नहीं पढ़ा है ना? हाँ, चलो देखो। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात कर दिया जाए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात कर दिया जाए, ये वेल डेवलप होते हैं, वेल डेवलप होते हैं ड्यू टू अ सेल्फ कॉन्शियसनेस। भाई ये तुम लिव इन वर्ड में ही पढ़े हो, 11th पहले चैप्टर में बोले हो कि जो ह्यूमन बीन होते हैं वो सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो अवेयरनेस उनके अंदर ज़्यादा होती है, कोई चीज़ को लेते अवेयरनेस ज़्यादा होती है। अवेयरनेस का मतलब ये होता है जब ठंडी आ रहा है तो स्वेटर निकालना शुरू कर देते हैं। हमारे ज़रूर की मम्मियाँ जानते हो कि पहले ही जब ठंडी आता है तो क्या नाम है, जितने भी रजाई गद्दे होते हैं वो धूप में रखना शुरू कर देती हैं, जिससे कि वो उन अवेयरनेस होते हैं। जो चीज़ इसीलिए बोला है एनसीईआरटी में, कॉन्शियसनेस में जाके तुम देख लेना, ये वर्ड लिखा है कि ह्यूमन बीइंग इज दी सेल्फ कॉन्शियसनेस ज़्यादा ही होते हैं। तो ठीक है। अब जो ब्रेन की बात किया जाए वो दो पार्ट में हमारा बटा हुआ है। एक हमारा सीएनएस होता है, एक हमारा पीएनएस होता है। फिर से बताओ, एक हमारा सीएनएस होता है, एक मेरा पीएनएस। अब सीएनएस का पूरा नाम क्या होता है भैया? हाँ भैया, सीएनएस का पूरा नाम क्या हो रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर से बताओ भैया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पीएनएस का हमारा क्या नाम हो रहा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर से बताओ भैया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर से बताओ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। याद होना चाहिए, तुम्हें याद होना चाहिए। ये सारी चीज़ हम तुम्हें ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे हैं, वो चीज़ हम इसलिए पढ़ा रहे हैं तुम याद करो, माइंड में फीड करो। तुम्हें नोट्स भी इसीलिए दिया जा रहा है कि तुम यहाँ पे बैठ के सुनो और कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है? तुम्हारे लिए सब किया जा रहा है, ठीक है? अब देखो, ब्रेन, ये ब्रेन हो जाए, ये हमारा ब्रेन हो जाए, हट गया भाई। हाँ, ये होता है हमारा ब्रेन। अब इसके बाद जो हमारी ये हड्डियाँ जाती है, इसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इसे हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। तो तुम ये बताओ, ब्रेन में हमारा सीएनएस सिस्टम है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा बीच में ब्रेन आता है। दूसरी चीज़ हमारा क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड। फिर से बोलो भैया, सीएनएस में दो पार्ट आते हैं, एक हमारा ब्रेन होता है, एक मेरा स्पाइनल कॉर्ड। फिर से बोलो, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। फिर से बोलो भैया, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। अब पेरिफेरल की बात कर दिया जाए तो इसमें दो चीज़ आते हैं। एक हमारा एफरेंट नर्व होता है। एफरेंट नर्व ये होता है जहाँ से हमारा नर्व इंटर चलता है, जहाँ पे हमारा नर्व इंटर चलता है उसे हम बोलते हैं एफरेंट नर्व। क्या बोलते हैं भैया? एफरेंट नर्व। ये तुम कहीं और शब्द भी सुने हो? फिर से बताओ जल्दी, जल्दी बताओ, ये तुम कहीं और भी सुने हो कि नहीं? एफरेंट नर्व जो है ये तुम कहीं और भी इसका एक टर्म सुने हो कि नहीं? जल्दी बताओ। स्टेटरी सिस्टम में सुने हो? स्टेटरी सिस्टम में एफरेंट नेफ्रॉन था, वहाँ पे हमारा एफरेंट आर्टियोल था। आर्टियोल था कि नहीं? एफरेंट आर्टियोल था। और हमारा इफरेंट आर्टियोल, जहाँ पे हमारा ग्लोमेरुलस की बात किया जाता है, वुमेन कैप्सूल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में जब हम पढ़े थे। दोस्तों, ये एफरेंट नर्व होता है। और दूसरी चीज़ हमारा ये एफरेंट नर्व होता है। दो चीज़ बताओ, जो हमारा एफरेंट नर्व होता है, दूसरी चीज़ हमारा क्या है? इफरेंट नर्व होता है। अब उसके बाद हमारा पीएनएस का पूरा नाम बताओ? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है? यदि यदि नर्व ब्रेन मतलब नर्वस सिस्टम से जो ब्रेन से रिलेटेड किया जाए तो हमें क्रेनियल नर्व कहते हैं। भैया, ये ब्रेन की बात कर रहा, तुम ये ब्रेन किस लिए पढ़ रहे हो? ये ब्रेन में ही तो पढ़ रहे हो। जो सीएनएस है, पीएनएस है, वो किसका पार्ट होता है? ये क्रेनियल नर्व कहते हैं। क्रेनियल मतलब जो हमारा न्यूरल ब्रेन से ही ये सारी चीज़ रिलेटेड होती हैं। जो सारी चीज़ हमारे स्टिमुलस, न्यूरॉन, इम्पल्स, ये सारी चीज़ होती है, ये सारी हमारे किससे रिलेटेड होती है? ब्रेन से ही रिलेटेड होती हैं। जो तुम पढ़ रहे हो इस समय तुम्हारे अंदर ब्रेन में ही जा रहा है। तो ये सारा वर्क जो हो रहा है तुम्हारे ब्रेन से ही वर्क हो रहा है। ब्रेन ही तुम्हें परमिशन दे रहा है जो चीज़ तुम्हें वर्क करना है। ठीक है? ठीक है भैया?
यदि स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड किया जाए तो इसे हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व। अब जो तो ब्रेन से रिलेटेड किया, ब्रेन से रिलेटेड किया तो हम क्या नाम दिए, क्रेनियल नर्व। फिर से बोलो, ब्रेन से रिलेटेड किया, ब्रेन से रिलेटेड की बात हुई तो यहाँ हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व। क्या बोलते हैं भैया, क्रेनियल नर्व। और अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात किया जाए, स्पाइनल कॉर्ड से हम लोग रिलेट किए, स्पाइनल कॉर्ड से जब हम रिलेट किए तो क्या नाम देते हैं भैया, स्पाइनल नर्व। क्या नाम देते हैं भैया, स्पाइनल नर्व। अब आगे चलो, जी तो पीएनएस की बात कर रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर रहा है। ये दो प्रकार का होता है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर रहा है, ये दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है सोमैटिक होता है, एक हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। दूसरा क्या होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ये क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। पहले फिर से बोलो भैया, जल्दी बोलो, जितनी जल्दी हो। देखो, एक हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक मेरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। फिर से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जितनी जल्दी बता पाओ बताओ। एक हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। एक हमारा सोमैटिक, दूसरा मेरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है। अब देखो, अब देखो, जो देखो सोमैटिक में क्या डिफरेंस है, ऑटोनोमिक में क्या है। जो हमारा सोमैटिक होता है, ये इम्पल्स सीएनएस टू स्केलेटल मसल वर्क करता है। सीएनएस मतलब जो हमारा ब्रेन होता है, और स्केलेटल मतलब जो हमारा स्केलेटल मतलब जितनी भी हमारी स्केलेटल मसल्स होती है वहाँ तक इम्पल्स ले जाने और ले आने का वर्क कौन करता है, सोमैटिक सीएनएस करता है। देख लो भैया, 10% चार्ज है, 10% पे भी मैं तुम्हारा वीडियो बना रहा हूँ। इसका ये मतलब होना चाहिए कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, तुम्हारे लिए किया जा रहा है, इसके अलावा हमें कोई प्रॉफिट नहीं है। ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये इम्पल्स किसके किसके बीच में ले जाया जाता है, सीएनएस और स्केलेटल मसल्स के बीच में जो इम्पल्स आता है और जाता है उसे हम बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। फिर से बात बोलो, फिर से बोलो भैया, फिर से बोलो जल्दी। इम्पल्स, सीएनएस और स्केलेटल मसल्स के बीच में इम्पल्स आने और जाने तो बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं भैया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। भूले जा नहीं भैया, बता दो, भूले जा तो नहीं हाँ हाँ जी, ठीक है। अब देखो ऑटो, एक मिनट। देखो, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक का मतलब क्या है समझो, ये हमारा ब्रेन से इनवॉलेंटरी मसल का वर्क करेगा भैया। ऑटोनोमिक, ये बताओ तुम्हारा हार्ट बीट क्या रुक जाएगा, इनवॉलेंटरी है, तुम्हारे हाथों में है कि तुम हार्ट बीट रोक सकते हो अपना, नहीं रोक सकते। वो इनवॉलेंटरी मसल्स है, क्योंकि वो अपना वर्क हमेशा चलता रहेगा, उसमें इम्पल्स होगा। लेकिन सीएनएस टू इनवॉलेंटरी, जब तुम्हारा इक्वेटरी सिस्टम पढ़ा रहे थे वहाँ पे जब मैंने ये बोला था, जब हमारा यूरिन बेड जहाँ पे यूरिन भर जाता है, यूरिनरी ब्लैडर तो ही यूरिन बेड बोलते हैं, जो चीज़ यूरिन भर जाता है तो हमारा एक नर्व इम्पल्स जाता है, वो ब्रेन तक जाता है और ब्रेन में मैसेज पहुँचा देता है कि ऐसा है कि अब हमारा जो सेट है वो हमारा अब यूरिन डिस्चार्ज करने का समय आ चुका है। तो फिर हम लोग जाते हैं यूरिन डिस्चार्ज करते आते हैं। क्या तुम नहीं करोगे तो क्या वो रुका रहेगा, यूरिन डिस्चार्ज हो जाएगा। तुम्हारे तुम्हारा बस यही वो वर्क करता है कि तुम्हें एक संकेत दे देता है कि तुम वो जाती यूरिन डिस्चार्ज कर दो। नहीं करोगे तो वो अपने आप इनवॉलेंटरी मसल से जो कि हो जाए। ठीक है। अब देखो, इनवॉलेंटरी दो प्रकार में, सिम्पैथेटिक होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक होता है। फिर से बोलो, सिम्पैथेटिक होता है, दूसरा मेरा क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक। हाँ भैया, चलो इसके बाद अब देखो, समझो। देखो, देखो सिम्पैथेटिक होता क्या है, जब हमें इमरजेंसी में कोई वर्क करना रहता है। इमरजेंसी मतलब समझे, इमरजेंसी वाला कोई भी वर्क करना होता है, इमरजेंसी वाला भी कोई भी वर्क करना होता है, इमरजेंसी वर्क कोई भी करना पड़ता है तो वहाँ पे हमारा सिम्पैथेटिक लगता है, सिम्पैथेटिक हो जाता है। और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, वो इमरजेंसी से नॉर्मल कंडीशन में ले आता है, इमरजेंसी से नॉर्मल कंडीशन तो ले आता है, उसे हम बोलते हैं पैरा। पैरा क्यों लगता है, तो किसी से विरुद्ध वर्क करे तो पैरा सिम्पैथेटिक होता है। और सिम्पैथेटिक क्या होता है, वो वर्क करता है जब तुम्हें
कोई भी इमरजेंसी वर्क हो जाता है, इमरजेंसी वर्क करते हो तो वो हमारा कौन सा मसल्स वर्क करता है, सिम्फेटिक, फिर से बोलो सिम्फेटिक। ये मेरा वर्क करता है जब हम कोई इमरजेंसी वर्क करते हैं, और जब हमारा इमरजेंसी के नॉर्मल कंडीशन में भी तो कोई लाने वाला होना चाहिए, तो वो होता है पैरासिम्फेटिक। ठीक है, अब आगे बढ़ो। देखो लिखा भी वर्क इन इमरजेंसी और वर्क इमरजेंसी से नॉर्मल ले आता है। अब देखो एक वर्ड आया विसरल, विसरल नर्वस सिस्टम। क्या आता है भैया, विसरल नर्वस सिस्टम। ये पार्ट ऑफ द पेनस होता है, पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ये एक इंटरनल ऑर्गन होता है। अब यहाँ पे देखो ये रिवर्सिबल होता है, ये सीएनएस से विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन मतलब हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसी तो हम बोलते हैं विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन किसे बोलते हैं, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसे हम बोलते हैं विसरल ऑर्गन। क्या बोलते हैं भैया, विसरल ऑर्गन। ये क्या करता है, सीएनएस से हमारे जितने भी सीएनएस से क्या आता है, अभी हम लोग क्या बात करें, इम्पल्स की ही तो बात कर रहे हैं। तो इम्पल्स से ले आएगा, सीएनएस से इम्पल्स ले आएगा इंटरनल ऑर्गन में, और इंटरनल ऑर्गन का स्टिमुलस या इम्पल्स ले जाएगा हमारे ब्रेन तक या सीएनएस तक। ठीक, इसी तो बोलते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। अब देखो जो न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन 3 मेजर पार्ट से बने होते हैं। न्यूरॉन जो होते हैं वो मेरे 3 मेजर पार्ट से बने होते हैं, जो कि तुम आज से नहीं, मैं ये आज से बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि तुम 10th से पढ़ते आ रहे हो। न्यूरॉन जो होता है, मुझे 10th भी नहीं बोलना चाहिए, तुम मुझे तो 9th बोलना चाहिए, लेकिन अब मुझे 10th इसलिए बोलते हैं क्योंकि 9th तक बच्चे उड़े रहते हैं, लेकिन 10th में आते सीरियस हो जाते हैं, बोर्ड है भाई एग्जाम दे दूँ तो ये भी पास हो जाऊँ। ठीक है, तो इसलिए न्यूरॉन 3 मेजर पार्ट से बने होते हैं, जो कि तुमने पढ़ा होगा, एक्सॉन, डेंड्राइट और सेल बॉडी। इसमें कोई मुझे नई बात तो नहीं लगी, नीट के लिए तो ये नई बात है नहीं, तुम लोग तो जानकारी है ही तुम्हारे पास। ठीक है, हमारा न्यूरॉन 3 मेजर पार्ट से बना होता है। फिर से नाम बोलो, एक हमारा डेंड्राइट होता है, दूसरा मेरा सेल बॉडी, तीसरा मेरा एक्सॉन। फिर से बोलो भैया, एक हमारा एक्सॉन, डेंड्राइट, सेल बॉडी। फिर से बोलो, एक्सॉन, डेंड्राइट, सेल बॉडी। फिर से बोलो, एक्सॉन, सेल बॉडी, डेंड्राइट। अब उसके बाद देखो क्या है, हाँ, फिर उसके बाद देखो जो ये न्यूरॉन होता है, ये 3 चीज़ मैंने बता दिया। देखो ये क्या हो रहा है, ये तो तुम जान ही रहे हो, जो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगा, ये फिगर तुम जान ही रहे हो। देखो ये जो होता है इसे हम बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं भैया, एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन। और लेकिन जो ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला देखो, ये तीनों, मैं एक की बात करूँ, जैसे कि तुम कन्फ्यूजन में ना रहो। ठीक है, ये तीनों पार्ट को क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। क्या बोलते हैं भैया, डेंड्राइट। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। ठीक है, देखो भाई आवाज़ तो प्रॉपर आ रही है ना। देखो तुम लोग के लिए वीडियो बनाते हैं तो कुछ न कुछ हमारी इधर उधर भी दिक्कतें होती हैं, लेकिन वो लोग भी मेहनत करते हैं, तो उन लोग का भी सबसे बड़ा योगदान होता है, जो हमारे इधर उधर से योगदान देते हैं, तो उन लोग का भी बहुत बड़ा योगदान होता है इस वीडियो बनाने में, तो उन लोग का भी योगदान है। ठीक है, समझो ये बात। देखो 3 चीज़ होता है, एक हमारा डेंड्राइट होता है, एक्सॉन होता है, सेल बॉडी होता है। ठीक है, अब देखो बीच में हमारे सेल बॉडी, तो हमारे देखो सेल बॉडी ये पाए रहे हैं कि नहीं, क्या तुम्हें मैं जहाँ पे एरो लगाया हूँ वहाँ पे तुम्हें दिख रहा है सेल बॉडी, इसे हम बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं भैया, सेल बॉडी। अब ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा जाए, नील्स ग्रेन्योल। क्या बोलते हैं, नील्स ग्रेन्योल। फिर से बोलो, नील्स ग्रेन्योल। ठीक है, ये 2 चीज़ से बनते हैं, 2 चीज़ से बनते होते हैं। एक हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक मेरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर से मैं पूछ रहा हूँ, नील्स ग्रेन्योल जो होता है, नील्स ग्रेन्योल जो होता है वो 2 चीज़ से बना होता है। एक हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आर बोलते हैं। दूसरी चीज़ हमारा क्या है, यम आर एन ए। यम आर एन ए का पूरा नाम मैसेंजर आर एन ए राइबो न्यूक्लियो एसिडोसाइड होता है। ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आर एन ए। ठीक है, अब देखो ये जो होता है ये हमारा क्या बनाता है, प्रोटीन। भैया क्या बनाता है, फिर से बोलो, प्रोटीन बनाता है। क्या बोलते हैं, प्रोटीन बनाता है। क्या भैया, प्रोटीन बनाता है। ठीक है,
अब देखो जो ये सेल बॉडी है, ये टिपिकल सेल की तरह होती है, ये टिपिकल सेल की तरह होती है। फिर से बोलो भैया, टिपिकल सेल की तरह होती है। अच्छा, अगर तुम्हें याद हो, तुम वहाँ पे पढ़ो दी यूनिट ऑफ लाइफ में, मैंने 11th से चैप्टर में मैंने ये पढ़ाया है कि जो हमारा जो ये बाहर वाला पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं न्यूरोलेमा। क्या बोलते हैं भैया? न्यूरोलेमा। लेकिन इसे हम एक और नाम बोलते हैं, जरा तू ही मुझे बता सकता है वो बात? बता सकता है? तो ये बता सकता है? सॉन सेल बोलते थे। वहाँ पे एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था सॉन सेल। सॉन सेल ने ही ये जो आउटर मोस्ट लेयर तो ही उन्होंने दिया था न्यूरोलेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही उनका ही देना है। न्यूरोलेमा यहाँ पे बोलते, वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले थे, वही बताए थे। सॉन सेल उन्हीं के नाम पे रखा गया है, सॉन सेल। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एजॉन टर्मिनल। ये लास्ट वाला पार्ट होता है, इसलिए एजॉन का लास्ट वाला पार्ट, इसलिए एजॉन टर्मिनल। ये ब्रांचड होते हैं, देखो एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, तो ब्रांचड होते हैं। और ये सिम्पैथेटिक नोब होते हैं। नोब, नोब मतलब समझते हो ना? नोब, ये देखो ये नोब है, ये जो ऊपर वाला पॉइंट होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें सिम्पैथेटिक नोब में क्या प्रेजेंट होता है? सिम्पैथेटिक वेसल। नोब में क्या प्रेजेंट होता है? वेसल। और वेसल में क्या होता है? सिम्पैथेटिक वेसल। वेसाइकल में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। और जो कि यही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं, यहीं से रिलीज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम कोई वर्क करते हैं तो उसका हमें रिस्पॉन्स देना होता है, तो यहीं से हमारा जो ट्रांसमीटर होता है वो रिलीज होते हैं। जहाँ पे ज़रूरत होती है, जहाँ पे रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की बात है ना? ठीक है, तो टाइप्स ना, टाइप पहले पढ़ाने के पहले मुझे ये पढ़ाना हो जाना। हाँ, उसके बाद 1 पेज हो चुका है। चलो भैया एनसीईआरटी आ जाओ, एनसीईआरटी छोड़ो तुरंत, एनसीईआरटी छोड़ो। देखो, दी न्यूरल सिस्टम, दी न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल इट कंपोस्ट हाईली स्पेशलाइज्ड सेल इज नोन एज द न्यूरॉन। क्या मैंने ये बोला था? क्या मैंने बोला था? बल्कि मैंने बोला द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज द न्यूरॉन। और ये लिखा है द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल। ऑल एनिमल वो किससे कंपोस्ट होते हैं? हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, मैंने ये नाम दिया था, हाँ दिया था। हाईली स्पेशलाइज्ड सेल दैट इज नोन एज द न्यूरॉन which can detect, receive and transmit different kind of the stimulus। क्या मैंने ये बात बोला था? हाँ आपने बोला था। देखो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन, अब वेरी सिंपल मतलब अगर इनवर्टिब्रेट की बात किया जाए तो जिसमें पहली चीज़ न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम अब्सेंट था पूरी फेरा में। मैंने ये बताया था, ये एनसीईआरटी नहीं दिया, लेकिन एनसीईआरटी बोल रहा है, एनसीईआरटी बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रा। हाइड्रा कैसे है? इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट मतलब सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल जितने भी है, सिंपल लेवल या लोअर लेवल की बात कर रहा है, तो हाइड्रा में कैसे नेटवर्क होगा न्यूरॉन सिस्टम? ये हाइड्रा में कंपोस्ट होते हैं नेटवर्क ऑफ द न्यूरॉन। दी न्यूरॉन, दी न्यूरल सिस्टम इज अ बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट। ये बोल रहे हैं जो न्यूरल सिस्टम होता है वो बेटर ऑर्गेनाइज होते हैं इंसेक्ट में। वेरेज, अब हम लोग की बात कर रहा हूँ, वेरेज ब्रेन में क्या प्रेजेंट था? ब्रेन इज अ प्रेजेंट अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ द गैंग्लिया सेल एंड द न्यूरल टिश्यू। मैंने बताया था ये चीज़। दी वर्टिब्रेट हैव अ मोर डेवलप न्यूरल सिस्टम। वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट मतलब हम लोग की बात किया जाए, हम लोग पे जो न्यूरल सिस्टम होता है वो उसमें काफ़ी डेवलप होता है, काफ़ी डेवलप होता है कि नहीं? बताओ, काफ़ी डेवलप होता है कि नहीं? बोला दी वर्टिब्रेट, अभी तक तो इनवर्टिब्रेट की बात किया, इनवर्टिब्रेट में हाइड्रा की बात किया, अब हम लोग की बात कर रहा। बोला है डी वर्टिब्रेट हैव अ मोर डेवलप न्यूरल सिस्टम। भाई कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग के अंदर ज़्यादा होती है। अब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम पढ़ना है, तैयार हो भाई? ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। अब इसे पढ़ने के लिए दी ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट इज अ सीएनएस, फर्स्ट इज अ सीएनएस, सेकंड इज अ पीएनएस।
CNS का पूरा नाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। PNS का पूरा नाम पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। अब देखो CNS इंक्लूड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब वो भी बोल रहा है दी साइट ऑफ, अगर हम ब्रेन की साइट बोलें, दी साइट ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन सी ऐसी साइड होती है जो हमारा पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और कंट्रोल करती है, तो वो होता है CNS, वो होता है CNS। और वही बोला है दी PNS कंप्राइज ऑल दी नर्व ऑफ द बॉडी, मतलब हमारी जितनी भी बॉडी में जितने भी नर्व एसोसिएट चलते हैं वो किसके द्वारा चलते हैं, बाय दी CNS। CNS ही कंट्रोल करता है जितने भी हमारे नर्व होते हैं। वो एसोसिएट कौन चलता है, हमारा PNS, लेकिन कंट्रोल कौन करता है, CNS। ठीक है। दी नर्व फाइबर ऑफ द PNS आर टू टाइप, फर्स्ट इज एफरेंट फाइबर, सेकंड इज इफरेंट। मैंने यही पढ़ाया था, हाँ पढ़ाए थे आप। मैंने ये भी बोला था एफरेंट होता है जो हमारे आने वाले जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उसे हम बोलते हैं एफरेंट। दूसरा बोलते हैं इफरेंट, मतलब जो एग्जिस्ट होते हैं। अब आगे पढ़ो। दी एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टीशू टीशू की बात कर रहा है, टीशू सिस्टम की बात कर रहा है, सेल की बात नहीं कर रहा। पोरीफेरा में क्या था, सेल था कि टिश्यू था, सेल था, लेकिन वो टीशू सिस्टम की बात कर रहा है। देखो ये इतनी बात जरा समझो। एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टीशू, टीशू की बात कर रहा है, मतलब समझे कुछ किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, टीशू किसमें पाया गया था, जल्दी बताओ किसमें बात कर रहा है भैया, जल्दी बताओ। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, वहाँ से टिश्यू सिस्टम बनना शुरू हो जाता। फिर ऑर्गन सिस्टम में हमारा कौन आ जाता, प्लेटी हेलमिन्थेस, कौन आ जाता, प्लेटी हेलमिन्थेस। अब उसके बाद ऑर्गन सिस्टम के बाद देखो टिश्यू में बना, ऑर्गन में बना, फिर ऑर्गन सिस्टम में भी जाहिर सी बात बन ही जाता है। ठीक है। अब उसके बाद चलो क्या बोला है, डी CNS एंड दी इफरेंट फाइबर, डी CNS and different fiber transmit regulatory impulse from the CNS to the transcend पेरिफेरल टिश्यू ऑर्गन, ये बोला है। इसमें तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब PNS दो प्रकार में बटा था, एक सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा मैंने बोला था ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। मैंने यही बोला था, हाँ यही बोले थे। बोले थे सोमैटिक जो न्यूरल सिस्टम होता है वो किससे रिलेट होते हैं, वो इम्पल्स तो ले जाते हैं, लेकिन कहाँ से, CNS टू स्केलेटल मसल से। मैंने ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोला है कि जो हमारा स्ट्रोमेटिक न्यूरल सिस्टम होता है वो CNS से लेते स्केलेटल मसल की तरफ इम्पल्स ले जाते हैं। अब दूसरी बात करा, वाइल दी ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, ये कहाँ से ले जाते हैं, ये ले जाते हैं CNS टू दी इनवॉलेंट्री ऑर्गन एंड दी स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। अब उसके बोले जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होते हैं वो दो प्रकार में क्लासीफाई होते हैं, एक सिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, एक पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, ये तो यही बोला। अब उसके बाद मैंने बताया सिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम जो होता है वो हमारा इंक्रीज कर देता है, वो इमरजेंसी में वर्क करता है, लेकिन पैरासिम्पैथिक जो होता है वो हम जब इमरजेंसी से नॉर्मल कंडीशन में ले आना होता है तो वो कौन वर्क करता है, पैरासिम्पैथिक, लेकिन किसके थ्रू करता है, तो हो जाना हार्मोन्स। अब उसके आगे पढ़ो, विसरल नर्वस सिस्टम क्या बोला, विसरल नर्वस सिस्टम बोल रहा है इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंप्राइज द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ द नर्व फाइबर गैंग्लिया amplitude by which impulse travel with the central nervous system of the visceral and from the viscera to the central nervous system। मैंने बोला था जो ये इंटरनल ऑर्गन से लेके हमारे CNS तक पहुंचाता है, और CNS बोला क्या है, फिर से पढ़ो, होल कॉम्प्लेक्स ऑफ द नर्व फाइबर गैंग्लिया, ये सारे हमारे इंटरनल होते, बाय दी हुई impulse travel to the CNS to the visceral and the viscera of the CNS of the system। तो सीधे से बात जो होता है वो हमारा इंटरनल ऑर्गन वो हमारा CNS तक पहुंचाता है, और जो CNS होता है वो हमारे इंटरनल के साथ इरिवर्सिबल प्रोसेस चलता रहता है।
मैंने ये भी पढ़ा है, न्यूरॉन एज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। आ न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोस्ट ऑफ द थ्री मेजर पार्ट, नेमली बोले हैं सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन। यही नाम बोला था, हाँ बोले थे। दिस सेल बॉडी कंटेन आ साइटोप्लाज्म, जो सेल बॉडी होता है वो साइटोप्लाज्म कंटेन करता है। और ये टिपिकली सेल ऑर्गेनली होता है, टिपिकली सेल ऑर्गेनली बनाता है। और सर्टेन ग्रैन्युलर बॉडी मैंने बताया था, उसी तो हम क्या बोले थे, उसी तो हम बोले थे नील्स ग्रैन्युल्स, नील्स ग्रैन्यूल। इसे हम इसलिए बोले थे नील्स ग्रैन्यूल, ये नील्स एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं से नाम पे रखा जाता है, वो उन्होंने ये ग्रैन्यूल खोजा था, ठीक है। और ये शॉर्ट फाइबर होते थे जो कि ब्रांच होते थे और प्रोटेक्ट आउट दिस सेल बॉडी, आल्सो चार्ड ऑल्सो कंटेन ऑल्सो कंटेन नील्स ग्रेन्यूल आर चार्ट डेंड्राइट। उसे हम क्या बोलते थे, डेंड्राइट। दिस फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी। दी एंजॉन इज अ लॉन्ग फाइबर, अभी ये नहीं बताया ना, एंजॉन इज अ, नहीं ये मैंने बता दिया, यहाँ तक मैंने बता दिया। तो जो एजॉन जो होता था वो लंबा सा होता था, एजॉन यही तो है भैया, एजॉन ये पूरा चल रहा है, एजॉन ये देखो, एजॉन ये नर्व पूरा फाइबर है, लॉन फाइबर। तो यहाँ पे बोला है, यहाँ पे यही बात बोला है, यहाँ पे बात कर रहा है, उसी की बात कर रहा है। कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया भैया, हाँ दीज फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी। दी एजॉन इज अ लॉन्ग फाइबर, मैंने दिखा दिया, एजॉन इज अ लॉन्ग फाइबर। दी डिस्टल इंड किसे बोलेंगे, हुईच इज ब्रांच, और ईच ब्रांच टर्मिनेट एट द बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कार्ड सिनेप्टिक नॉब, हुईच प्रोसेस सिनेप्टिक वेसाइकल उसके अंदर होता है, उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर हमें कहाँ ले जाता है, वो इम्पल्स करता है अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी, मतलब सेल बॉडी से दूर ले जाता है। एक वर्ड बोल दिया अवे, अवे मतलब तुम नहीं समझ पाए, ऐसे पढ़ लिए तो जल्दी हो जाता है। जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है वो एक्सॉन से ट्रांसमिट होता है, तो वो हमारे सेल बॉडी से दूर ले जाता है, ना कि पास में ले आता है। टूवर्ड फ्रॉम दी सेल बॉडी नहीं ले आता, अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी ले आता है। ये तुम्हारा मिस्टेक हो सकता है, इसलिए तुम ध्यान देना। देखो फिर बोला है दी सेल बॉडी टू अ सिनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे न्यूरॉन और मस्कल के बीच में गैप पाए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द एक्सॉन एंड डेंड्रॉइड, न्यूरॉन आर दी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, मल्टीपोलर, यूनिपोलर, सॉरी मल्टीपोलर, बाईपोलर, और हमारा क्या हो जाएगा, यूनिपोलर। मल्टीपोलर, बाईपोलर, यूनिपोलर, ये तो तीनों नाम दिया। ये तो यहीं से पढ़ लो, फिर आगे बताओ ना। मल्टीपोलर क्या होता है, जहाँ पे एक एक्सॉन पाया जाता है, मल्टी मतलब डेंड्रॉइड ही रहेगा, एक्सॉन हर जहाँ एक ही रहेगा। तो यहाँ पे एक एक्सॉन रहेगा, लेकिन दो से ज़्यादा हमारे डेंड्राइट पाए जाते हैं। और कहाँ की बात बोले, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, कहाँ की बात बोले, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात कर रहा है, कहाँ पे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब बाईपोलर की बात कर रहा है, एक्सॉन एक ही रहेगा लेकिन बाईपोलर, यहाँ पे एट डेंड्राइड रहेगा, एट एक्सॉन और एट डेंड्राइड फाउंड इन दी। अब सुनो सुनो सुनो, बात ये होता है, क्वेश्चन कहाँ बनता है, क्वेश्चन कहाँ बनता है, ये बात होता है ना, तुम्हें नीट निकलवाना है और तो नहीं। तो मल्टीपोलर पूछा जाएगा, एट, ये तो जाहिर सी बात है, एट एक्सॉन टू और मोर डेंड्राइट पूछ ले जा कहाँ पे पाया जाता है, तो तुम कहाँ बोलोगे कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। और जो कि एट एक्सॉन और एट डेंड्राइट होता है, ये कहाँ पाया जाता है, रेटिना ऑफ द आई। या पूछ ले जब बाईपोलर कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, रेटिना ऑफ द आई। दो आई होता है इसलिए दो आंखें होते हैं, इसलिए बाई पोलर होता है, थोड़ी याद कर लेना ऐसे। रेटिना ऑफ द आई कैसे होता है, हमारे दो आंख होते हैं इसलिए बाई पोलर, हम उसी की वजह से स्टेबल हैं। बाई पोलर जहाँ पे आ जाए तो रेटिना ऑफ द आई। अब यूनिपोलर की बात कर रहा है, सेल बॉडी हुईच वन एक्सॉन बट नॉट एनी डेंड्रॉइड, नॉट एनी डेंड्रॉइड। बात सुनो, यूनिपोलर में एट एक्सॉन होते हैं बट डेंड्रॉइड होते ही नहीं। लेकिन ये कहाँ पे होता है, ये छोटे बच्चे मतलब
अच्छा बोल सकते हो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जितने हमारे चाइल्ड होते हैं उनके अंदर यूनिपोलर होता है। ठीक, एनसीईआरटी की लाइनें समझ में आ रही कि नहीं? अब तुम्हें लग रहा है कि एनसीईआरटी तुम्हें तो ही भारी शब्द बोला है। एनसीईआरटी की बातें अलग है लेकिन समझना जरूरी होता है। देखो अब फिगर में आओ, इसे हमने क्या नाम दिया था? डेंड्राइट। ये सेल बॉडी होता है, बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है, इसे हम बोलते हैं नील्स ग्रेन्यूल। इसका दूसरा नाम क्या बोले थे? सॉन सेल। क्या बोले थे? सॉन सेल। देखो ये बाहर वाला सेल सॉन सेल, इसे ही बोलते हैं। एजॉन लॉन्ग एंड फाइब्रस कंटेनिंग ट्यूब होता है। ये माइलिन सीट होती है। एक बात याद कर लेना, जो बाहर वाली सीट होती है इसे हम बोलते हैं माइलिन सीट, और ये नोड ऑफ द रेनिवर होता है, जो बीच बीच में हमारा ये टूटा हुआ है, या इन टर्मिनल पॉइंट पे देखो, ये टर्मिनल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट, ये टर्मिनल, इसे बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवर। ठीक है, फिर उसके बाद तुम आओ, ये हमारा लास्ट पॉइंट होता है एजॉन का, इसलिए एजॉन टर्मिनल बोलते हैं। और इसके बीच में ये हमारा सिनेप्टिक नोब पाया जाए, इसलिए हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। और यहाँ ब्रांच है, देखो ये ब्रांच है, यहाँ से देखो तो ये पूरा एरिया ब्रांच है। ठीक है, अब उसके बाद देखो यूनिपोलर हो गया, बस इतना बच्चा है। डी देयर आर रिजॉइमेंट देयर आर देयर आर टू टाइप ऑफ एजॉन, नेमली माइलिनेटेड और दूसरा नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड नर्व फाइबर क्या होता है? माइलिनेटेड नर्व फाइबर क्या होता है? जिसमें वो किसमें इन्वॉल्व होते हैं? विद द सॉन सेल। माइलिनेटेड सेल जो होते हैं वो सॉन सेल पे इन्वॉल्व होते हैं। हुइच फॉर्म इन द माइलिन सीट, क्या क्या परफॉर्म करते हैं, या मतलब क्या बनाते हैं? वो सॉन सेल बनाते हैं अराउंड द एजॉन, अराउंड द एजॉन दी गैप बिटवीन टू एडजेस्ट्रन। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा भी गया पीवाईक्यू में आया है 2012 के पेपर में। ठीक है, बोला दी गैप बिटवीन टू एडजेस्ट्रन माइलिन सीट आर नोन एज दी नोड ऑफ रेनिवर। क्या होता है? नोड ऑफ रेनिवर। जो दो एडजेस्टन माइलिन सीट के दो एडजेस्टन गैप तो हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन अ स्पाइनल कॉर्ड एंड, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने का चांसेस हो सकता है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है और क्रेनियल सिस्टम में पाया जाता है। फिर से बोलो, जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है वो मेरा दो जगह पाया जाता है, एक स्पाइनल में, एक मेरा क्रेनियल नर्व। फिर बोला अन अनमाइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इंक्लोज होता है बाय दी सॉन सेल, बाय दी सॉन सेल डज नॉट माइलिन सीट। उसके पास सॉइल माइलिन सीट नहीं होती, और माइलिन सीट किससे बनी होती? प्रोटीन से बनी होती, प्रोटीन सॉरी माइलिन सीट किससे बनी होती? फैट से बनी होती। तो मतलब ये बताओ कि जब अनमाइलिनेटेड के पास फैट प्रेजेंट होता है, इसलिए सॉन सेल से बंद होता है, इंक्लोज होता है अराउंड दी एजॉन, एजॉन के चारों तरफ क्लोज होता है। कॉमनली फाउंड इज एनानॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में पाया जाता है। अब उसके बाद जेनेशन और कंडीशन ऑफ न्यूरल सिस्टम, तो मुझे ये नहीं पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मुझे जो पढ़ाना था वो मैंने वहाँ पे ही पढ़ा दिया है। ठीक है, तो वही है माइलिनेटेड सेल। मैंने बोला था इसमें माइलिन नॉन फैट, ये तो नो फैट मतलब प्रेजेंट फैट नहीं परसेंट होता, इसलिए 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 भैया इसलिए देखो माइलिन अब्सेंट होता है। माइलिन अब्सेंट मतलब ये नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड होता है। ठीक है, माइलिन सीट के पास यहाँ पे ये इनक्लोज्ड होता है, ये बल्कि क्लोज्ड होता है। ठीक है, अब कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब नर्व इम्पल्स कैसे कंडक्ट होते हैं ये पढ़ूंगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ये आपको अगले एपिसोड में मतलब अगले लेक्चर में। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, करीब करीब ये 3 लेक्चर लगेगा। मैं आज कितने पेज पे पहुँच गया? देखा जाए तो आज मैंने 13 पेज, 10 पेज ख़त्म किया है। अब इसके बाद 13 पेज पे मतलब करीब करीब
2 लेक्चर और चाहिए, ठीक है, बढ़िया अच्छी खासी चाहिए। उसमें अगले वाले लेक्चर में बस आप तो इतने आगे पढ़ना है, फिर उसके बाद यहाँ पे आना है और ठीक से समझना है, ठीक है। इसके बाद जाना एनसीईआरटी उतना पढ़ लेना, आप कम पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग में, ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए, और हाँ, इतना याद रखिए, पढ़ते रहिए, टाइम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे यहाँ से पढ़ाना है अगले एपिसोड, ठीक है। तो चलिए ठीक है, जैसा भी हो, और कोई भी डाउट है टेलीग्राम पे भेजिए, और वहाँ पे मैं जितने भी शॉर्ट नोट है वो सॉल्व करिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भेजूँगा। अभी उसके बाद सेशन उसका भी चलेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बने रहिए, देखते रहिए।